हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ डॉक्टर यशराज परदेशी, डायरेक्टर ऑफ एकेडमी ऑफ बायोलॉजी। आज के लेक्चर में सेल द यूनिट ऑफ लाइफ का हम पढ़ेंगे नेक्स्ट पार्ट, दैट इज यूकैरियोटिक सेल। वो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे कुछ बात करना चाहूंगा, ठीक है। तो सेल द यूनिट ऑफ लाइफ के हमारे 3 लेक्चर्स ऑलरेडी हो चुके हैं। वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है फॉर नीट। जैसा मैंने कहा था कि उस पर सभी टॉपिक्स डिपेंड है, तो आपको अच्छे से रिवाइज करना जितना पार्ट हमने कंप्लीट कर चुके हैं अभी तक, दैट इज द जनरल बैकग्राउंड, फिर प्रोकैरियोटिक सेल। यू हैव टू रिवाइज इट फ्रॉम एनसीईआरटी, फ्रॉम आवर नोट्स, और जो मैं वीडियो लेक्चर्स में मैं जो आपको स्लाइड्स बताता हूं वो आपको नोट डाउन करनी है, ठीक है। आपको एक सेपरेट नोटबुक बनाना है बायोलॉजी का, और उसमें प्रॉपरली आपको सब यू हैव टू राइट ऑल द थिंग्स। फिर अभी बेसिक लेक्चर्स जो हमने कंडक्ट किए थे ये कोर्स के शुरुआत में, वो लेक्चर्स जो स्टूडेंट ने नहीं देखे हैं वो भी आपको देख कर रखना है, क्योंकि अपना जो नेक्स्ट टेस्ट है दैट इज ऑन 6 मई, ठीक है। 6 मई वेडनेसडे, तो वो टेस्ट का सिलेबस होगा अभी तक के पूरे लेक्चर्स, मतलब बेसिक लेक्चर्स, और मैं जो 5 मई तक जितना आपको पढ़ाऊंगा वो भी उसमें इंक्लूड होगा। और एक बार मैं बोलता हूं, अपने अभी तक के पूरे लेक्चर्स, मतलब अप्रैल के पूरे लेक्चर्स, और मैं जो आपको 5 मई तक पढ़ाऊंगा वो पूरे लेक्चर्स उस टेस्ट में इंक्लूड होंगे, ठीक है। तो 6 मई का जो अपना टेस्ट है, इट विल बी एन ऑनलाइन टेस्ट कंडक्टेड वाया अवर ऐप। हमारे ऐप का नाम है डॉक्टर यशराज परदेशीज एकेडमी ऑफ बायोलॉजी ऐप। तो आपको वो ऐप हम आपको प्रोवाइड करेंगे आफ्टर यू रजिस्टर। अभी जो स्टूडेंट्स हमारे साथ पहले से जुड़े हैं, फिर भी अभी तक जो रजिस्टर्ड नहीं हुए, काफी स्टूडेंट्स तो हमारे साथ रजिस्टर्ड हो चुके हैं, लेकिन जो स्टूडेंट्स अभी तक हमारे साथ रजिस्टर्ड नहीं हुए, तो उन्हें एक डिसीजन लेना पड़ेगा, दे हैव टू रजिस्टर, ठीक है। देन एंड देन ओनली वी कैन प्रोवाइड देम द ऐप, और वो टेस्ट सिर्फ ऐप पर अवेलेबल रहेगा। और जो रिसेंट में जो स्टूडेंट ज्वाइन हुए हैं 2 से 3 दिन पहले, दे कैन वॉच ऑल द लेक्चर्स, दे कैन टेक 2 to 3 more days or about 3 to 4 days, and then they have to make a decision about registration, ठीक है। तो फॉर रजिस्ट्रेशन कॉन्टैक्ट ऑन आवर नंबर्स, और जो भी डाउट आता है आपको रिगार्डिंग रजिस्ट्रेशन आप हमें पूछ सकते हो। और अभी मैं सेल के बारे में और बात करता हूं। सेल द यूनिट ऑफ लाइफ वाले टॉपिक में आपको जो भी डाउट्स आते हैं वो आप हमें व्हाट्सएप के जरिए या फोन कॉल करके पूछ सकते हो। तो आज हम पढ़ने वाले हैं यूकैरियोटिक सेल। उसका हम आज फर्स्ट पार्ट पढ़ेंगे, दैट इज सेल मेम्ब्रेन। तो नाउ वी विल स्टार्ट द लेक्चर। Now we will study about eukaryotic cell. Eukaryotic cell जो well developed cell होता है, it is seen in the organisms of the kingdom protist, plants, fungi and animals. ठीक है, प्रोटिस्ट आर यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स। तो ये चारों किंगडम में यूकैरियोटिक सेल प्रेजेंट है। यूकैरियोटिक सेल के अंदर होते हैं मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी एपरेटस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इट हैज़ अ वेल डिफाइंड न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के अंदर होते हैं क्रोमोसोम्स। फिर यूकैरियोटिक सेल में साइटोस्केलेटल स्ट्रक्चर्स भी प्रेजेंट होते हैं। इसका फंक्शन हम आने वाले लेक्चर्स में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। फिर एनसीईआरटी के पेज नंबर 129 पर दिया है सम डिफरेंस बिटवीन प्लांट सेल और एनिमल सेल, जो हमने पिछले कुछ लेक्चर में डायग्राम की मदद से पढ़ा था, ठीक है। और आगे भी हम वो पढ़ेंगे। आज हम पढ़ेंगे डिटेल में अबाउट सेल मेम्ब्रेन। जो यूकैरियोटिक सेल की कवरिंग होती है सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। तो यूकैरियोटिक सेल में, प्लांट सेल में, फंगल सेल में, एनिमल सेल में और प्रोटिस्ट सेल में और प्रोकैरियोटिक सेल में भी सेल मेम्ब्रेन इज प्रेजेंट। तो जैसा हमने पिछले लेक्चर्स में पढ़ा था, प्रोकैरियोटिक सेल मेम्ब्रेन और यूकैरियोटिक सेल मेम्ब्रेन सिमिलर होती है स्ट्रक्चर, ठीक है। तो हम ये सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे जो दोनों सेल को, प्रोकैरियोट और यूकैरियोटिक सेल को एप्लीकेबल रहेगा। तो सेल मेम्ब्रेन के 2 से 3 नाम आप आपके एनसीईआरटी के पेज नंबर 131 पर नोट डाउन कर सकते हो। जो स्टूडेंट्स के पास अभी किताब नहीं है वो आपके नोटबुक में आप नोट डाउन कर सकते हो। सेल मेम्ब्रेन के नाम प्लाज्मा लेमा, फिर बायोमेम्ब्रेन, ठीक है, या प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो सेल मेम्ब्रेन इज ऑल्सो कॉल्ड एज प्लाज्मा लेमा, बायोमेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ओके। सेल मेम्ब्रेन का जो स्टडी
है वो कब एडवांस हुआ या कब उसका डिटेल स्ट्रक्चर पढ़ा गया? आफ्टर डिस्कवरी ऑफ माइक्रोस्कोप। 1950s में माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी हुई, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की, और उसके बाद रेड ब्लड सेल्स के सेल मेम्ब्रेन पर, ह्यूमन आरबीसीज के सेल मेम्ब्रेन पर काफ़ी स्टडी हुआ, ठीक है। एंड देन द पॉसिबल स्ट्रक्चर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन वॉज डिस्कवर्ड बाय वेरियस साइंटिस्ट। तो हमें 3 अलग साइंटिस्ट के रोल यहाँ पर पढ़ना है, ठीक है। एक एनसीईआरटी में मेंशन है सिंगल एंड निकोलसन। सो सिंगर एंड निकोलसन जिन्होंने दिया फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, जो हम डिटेल में आज पढ़ने वाले हैं। और बाकी के 2 साइंटिस्ट है या 2 ग्रुप ऑफ साइंटिस्ट है, एक डैनियल ई डेवसन और एक रॉबर्टसन, ठीक है बेटा। तो ये 3 ग्रुप ऑफ साइंटिस्ट के हमें सेल मेम्ब्रेन के बारे में उन्होंने कैसे मॉडल्स या कैसे स्ट्रक्चर डिस्क्राइब किए वो पढ़ना है। लेकिन अपने एनसीईआरटी में जो मॉडल है दैट इज़ फ्लूइड मोज़ेक मॉडल ऑफ सेल मेम्ब्रेन, वो हम डिटेल में पहले पढ़े थे, ठीक है। तो ये स्टडीज दे शो दैट सेल मेम्ब्रेन इज कंपोज ऑफ लिपिड्स दैट आर अरेंज इन अ बायलेयर। तो सेल मेम्ब्रेन किससे बना है? लिपिड बायलेयर से। बाय मतलब 2, तो लिपिड बायलेयर, जैसा मैंने यहाँ डायग्राम ड्रॉ किया है, सिमिलर डायग्राम ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन फ्लूइड मोज़ेक मॉडल आप देख सकते हो एनसीईआरटी के पेज नंबर 131 पर, डायग्राम 8.4, ठीक है। ये 2D डायग्राम है, इसलिए मैंने यहाँ सिंपल डायग्राम ड्रॉ किया है जो आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। सो द सेल मेम्ब्रेन इज कंपोज ऑफ लिपिड बायलेयर, ठीक है। द लिपिड्स आर अरेंज विद इन द मेम्ब्रेन विद द पोलर हेड्स टुवर्ड्स द आउटर साइड। तो आप देख सकते हो पोलर हेड, दीज आर, जो मैं मार्क कर रहा हूं अभी, दीज आर द पोलर हेड। पोलर मतलब दे विल बी अट्रैक्टेड टुवर्ड्स वाटर, इसलिए उन्हें कहेंगे हाइड्रोफिलिक हेड। सो लिपिड बायलेयर के जो हेड्स होते हैं, और एक बार मैं ड्रॉ करता हूं यहां पर, ये है हेड, इट इज पोलर या हाइड्रोफिलिक, ओके, एंड दे लाई टुवर्ड्स द आउटर साइड ऑफ द मेम्ब्रेन। एंड हाइड्रोफोबिक टेल्स अंदर की तरफ होती है, ठीक है। तो आप एज्यूम करना एक बॉक्स है, एक बॉक्स को आप एज्यूम करो, और बॉक्स की जो कवरिंग्स है वो आप कंसीडर करो हेड, और उसके इनर पार्ट है वो टेल। तो हेड आर टुवर्ड्स द आउटर साइड, द कवरिंग्स ऑफ द बॉक्स दे आर टुवर्ड्स द आउटर साइड, ओके, एंड दे आर पोलर या हाइड्रोफिलिक। टेल इज टुवर्ड्स द इनर साइड एंड इट इज हाइड्रोफोबिक या नॉन पोलर, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। फिर जो लिपिड है मतलब फैट, जो हम बायोमोलिक्यूल्स में पढ़ेंगे, द लिपिड कंपोनेंट इज मेनली फॉस्फोग्लिसराइड। तो कौन सा लिपिड होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन में? फॉस्फोग्लिसराइड, ठीक है। सो द लिपिड कंपोनेंट इज मेनली फॉस्फोग्लिसराइड। तो आप आपके नोटबुक में नोट डाउन कर लेना, द लिपिड कंपोनेंट ऑफ द मेम्ब्रेन मेनली कंसिस्ट ऑफ फॉस्फोग्लिसराइड। और फॉस्फोग्लिसराइड को आप ब्रैकेट में लिखना कंपाउंड लिपिड। क्या लिखोगे? कंपाउंड लिपिड, ठीक है। तो आई विल रिपीट, द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज मेड अप ऑफ लिपिड बायलेयर, द हेड lies towards the outer side and it is hydrophilic या polar, and tail is towards inner side and it is hydrophobic या non-polar, and lipid component is phosphoglyceride. It is a compound lipid made up of lipid and phosphorus. तो ये बात आपको याद रखनी है, ठीक है। अब हम देखते हैं इस डायग्राम के मदद से आपको कोई और चीज़ यहाँ पर दिखेंगी, जैसे प्रोटीन। तो ये जो प्रोटीन है जो बाहर की तरफ है उन्हें हम कहेंगे एक्सट्रिंसिक प्रोटीन या पेरिफेरल प्रोटीन, जैसा मैंने यहाँ लेबल किया है। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर में आपको प्रोटीन भी दिखेंगे, दे आर प्रेजेंट आउटर साइड एज वेल एज ऑन द इनर साइड। जो एक्सट्रिंसिक प्रोटीन है जो मैंने यहाँ पिंक कलर से ड्रॉ किए हैं उसे आप पेरिफेरल प्रोटीन भी कह सकते हो, जैसा मैंने मेंशन किया है इस डायग्राम में। तो आप नोट डाउन कर लेना ये डायग्राम, साइमल्टेनियसली ये लेक्चर देखते हुए आप ड्रॉ कर लेना पेरिफेरल प्रोटीन। फिर आपको मिलेगा वहाँ पर शुगर, शुगर मतलब कार्बोहाइड्रेट। तो वो प्रोटीन से जुड़ा हुआ आपको ये ब्लू कलर से जो मैंने ड्रॉ किया है दैट इज शुगर। सो शुगर या कार्बोहाइड्रेट इज ऑल्सो प्रेजेंट इन सेल मेम्ब्रेन। तो बेसिकली बेटा सेल मेम्ब्रेन इज मेड अप ऑफ लिपिड एज वेल एज प्रोटीन एज वेल एज कार्बोहाइड्रेट। फिर आपको दिखेगा और एक प्रोटीन
दैट इज इंटीग्रल प्रोटीन, जो अंदर की तरफ रहता है। ठीक है, तो दो टाइप के प्रोटीन अभी के लिए आपको याद रखना है, इंटीग्रल प्रोटीन एंड पेरिफेरल प्रोटीन। जो मेम्ब्रेन के आउटर सरफेस में रहेगा उसे कहेंगे पेरिफेरल प्रोटीन, दे लाई ऑन द सरफेस ऑफ द मेम्ब्रेन। और जो पार्शियली या टोटली बरी रहेगा, डूबा रहेगा मेम्ब्रेन के लिपिड बायलेयर में, उसे कहेंगे इंटीग्रल प्रोटीन। ठीक है, सो इंटीग्रल प्रोटीन्स आर पार्शियली और टोटली बरीड इन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। आई विल रिपीट, लिपिड बायलेयर, फिर पेरिफेरल प्रोटीन, इंटीग्रल प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स एज वेल एज सम मॉलिक्यूल्स ऑफ कोलेस्टेरॉल। तो कोलेस्टेरॉल इट्स अ लिपिड, जो हम बायोमोलिक्यूल में पढ़ेंगे, तो कोलेस्टेरॉल भी एक लिपिड का ही डेरिवेटिव है। तो आप कोलेस्टेरॉल को ब्रैकेट में लिख देना, डिराइव्ड लिपिड, कोलेस्टेरॉल इज डिराइव्ड लिपिड। अब नीट में आपको सवाल आएगा, इनमें से कौन से बायोमोलिक्यूल्स प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर में होते हैं? तो आप कहोगे लिपिड होता है, फिर प्रोटीन होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है, कोलेस्टेरॉल नाम का लिपिड भी होता है। मेन लिपिड कंपोनेंट क्या है? तो आप कहोगे फॉस्फोग्लिसराइड। तो ये मैंने आपको बताया विद द हेल्प ऑफ दिस डायग्राम, द फ्लूइड मोज़ेक मॉडल ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब फ्लूइड मोज़ेक मॉडल इससे क्यों कहते हैं? मोज़ेक मतलब टाइल्स। ठीक है, तो ऐसा आप कंसिडर करो, क्या लिपिड का एक समुद्र है, सी ऑफ लिपिड्स। ठीक है, और उसके अंदर प्रोटीन के आइसबर्ग फ्लोट हो रहे हैं। सो द सीज ऑफ लिपिड, समुद्र किसका है? लिपिड का, और उसमें फ्लोट हो रहे हैं प्रोटीन आइसबर्ग्स। सो प्रोटीन आइसबर्ग्स फ्लोटिंग इन द सी ऑफ लिपिड्स, इट इज अ कॉसी फ्लूइड या फ्लूइड मोज़ेक मॉडल ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। या आप ऐसा कंसिडर करो, एक वाइट कलर की टाइल्स है। ठीक है, एक दीवार है पूरी वाइट कलर की, उसमें टाइल्स है। तो वाइट कलर की वो टाइल्स हो गई लिपिड, और उसमें कुछ ब्राउन कलर के, कुछ रेड कलर के, कुछ ग्रीन कलर के प्रोटीन्स है या ब्लॉक्स है, तो उसे कहेंगे प्रोटीन्स। तो सी ऑफ लिपिड्स, वैसे मेन लिपिड, और उसमें कुछ फ्लोट हो रहे हैं या कुछ ब्लॉक्स ऐड हुए प्रोटीन्स के। सो आई विल रिपीट, द सी ऑफ लिपिड्स एंड प्रोटीन आइसबर्ग्स फ्लोट इन द सी ऑफ लिपिड्स, दैट इज द quasi fluid nature of plasma membrane as given by Singer and Nicholson in the year 1972। तो ये बहुत बार एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन नीट में आता है। अभी जैसा एनसीईआरटी के पेज नंबर 132 पर मेंशन है, क्या दिस इज द मोस्ट या वाइडली एक्सेप्टेड मॉडल या स्ट्रक्चर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन? According to this model, the quasi fluid nature of lipid enables lateral movement of proteins within the overall bilayer. This ability to move within the membrane is measured as its fluidity. मतलब समुद्र है लिपिड का, और उसमें लैटरल मूवमेंट हो सकती है प्रोटीन्स की, एज प्रोटीन्स फ्लोट इन द सी ऑफ लिपिड्स, और इसके कारण वेरियस डायनामिक फंक्शंस हो जाते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन के पास। वो वेरियस डायनामिक फंक्शंस परफॉर्म कर सकता है, जैसा मैंने यहाँ पर दिखाया नीचे। ये स्ट्रक्चर के कारण उसमें सेल ग्रोथ में मदद होती है, क्योंकि सेल ग्रोथ इज अ डायनामिक प्रोसेस। डायनामिक मतलब बेटा वो चलता रहता है, चलता रहता है, चलता रहता है। फिर ट्रांसपोर्ट ऑफ मॉलिक्यूल्स, जो हम आगे पढ़ने वाले हैं, ट्रांसपोर्ट ऑफ मॉलिक्यूल्स अक्रॉस प्लाज्मा मेम्ब्रेन में मदद होती है। फिर दो सेल को जोड़ने में के जो जंक्शंस रहते हैं वो बनाने में मदद होती है। कोई केमिकल सिक्रीशन, एंजाइम सिक्रीशन, हार्मोन सिक्रीशन में मदद होती है। एंडोसाइटोसिस मतलब कोई फूड पार्टिकल या कोई माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को सेल के अंदर खींचने में मदद होती है। फिर सेल जब डिवाइड होता है, जिसे हम कहते हैं साइटोकाइनेसिस, सेल डिवीजन, उसमें भी मदद होती है। कौन से स्ट्रक्चर की? ये कॉजी फ्लूइड या फ्लूइड वाले स्ट्रक्चर की, द सी ऑफ लिपिड्स एंड प्रोटीन फ्लोटिंग इन द सी ऑफ लिपिड्स। साथ ही साथ कार्बोहाइड्रेट्स भी वहाँ प्रेजेंट होते हैं। तो ये कुछ फंक्शंस के मदद से मैंने आपको फ्लूइड मोज़ेक मॉडल डिस्क्राइब किया, गिवन बाय सिंगर एंड निकलसन। तो बेटा आपको याद रखना है लिपिड बायलेयर और प्रोटीन, ठीक है, एज वेल एज कार्बोहाइड्रेट। तो दिस इज अबाउट फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। फिर आरबीसीज की प्लाज्मा मेम्ब्रेन की एक खासियत है, थेरोटिकली आपको याद रखना है। इन ह्यूमन बींग्स द मेम्ब्रेन ऑफ इरिथ्रोसाइट दैट इज आरबीसी हैज अप्रोक्सीमेटली 40% लिपिड। कितना है लिपिड? 40% लिपिड और 52% प्रोटीन। आई विल रिपीट, 40% लिपिड एंड 52% प्रोटीन। ठीक है, तो ये आप एनसीईआरटी से भी पढ़ सकते हो, 52% प्रोटीन एंड 40% लिपिड। अभी मैं जो डिक्टेट करता हूँ वो आप आपके नोटबुक में नोट डाउन कर लेना। माइलिनेटेड न्यूरॉन, ठीक है, यहाँ मैंने लिखा है माइलिनेटेड न्यूरॉन। न्यूरॉन मतलब स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम। माइलिन नाम की अगर उस पर लिपिड की एक कवरिंग है तो उसे बोलते हैं माइलिनेटेड न्यूरॉन। उसमें होता है 80% लिपिड और 20% प्रोटीन।
ठीक है, तो आप नोट डाउन कर लेना 80% लिपिड और 20% प्रोटीन इज प्रेजेंट इन माइलिनेटेड न्यूरॉन प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ओके, तो ये बाहर का एनसीईआरटी के बाहर का एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आप नोट डाउन कर लेना। माइलिनेटेड न्यूरॉन में 80% लिपिड और 20% प्रोटीन होता है माइलिनेटेड न्यूरॉन के प्लाज्मा मेम्ब्रेन में। न्यूरॉन इज अ सेल, इट्स अ स्पेशलाइज सेल, जो हमने देखा था इट इज लॉन्ग एंड ब्रांच। अब हम देखते हैं कुछ टाइप्स ऑफ ट्रांसपोर्ट जो आपके एनसीईआरटी के पेज नंबर 132 पर मेंशन है। ये टाइप्स ऑफ ट्रांसपोर्ट हमें डिटेल में पढ़ना है ड्यूरिंग द टॉपिक ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स। अभी हम शॉर्ट में इसे देखते हैं। पैसिव ट्रांसपोर्ट, पैसिव ट्रांसपोर्ट में बेटा आप याद रखना नो एटीपी रिक्वायर्ड, तो एनर्जी इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ मॉलिक्यूल्स इन पैसिव ट्रांसपोर्ट। उसके दो टाइप हमें पढ़ना है, सिंपल डिफ्यूजन और फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। सिंपल डिफ्यूजन में याद रखना द मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑकर्स फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट टू लोअर विदाउट एनी कैरियर प्रोटीन। तो कोई व्हीकल का कोई कैरियर प्रोटीन की आवश्यकता नहीं होती है। एक ए नाम का मॉलिक्यूल मेम्ब्रेन के इस साइड से उस साइड पर जा सकता है, कहाँ से कहाँ, हायर टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट विदाउट एनी कैरियर प्रोटीन। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में एक व्हीकल या एक गाड़ी या एक कैरियर प्रोटीन हम कंसिडर करेंगे। एक गाड़ी है, उसमें बैठ के वो, एक व्हीकल है, एक कार है, उसमें बैठ कर वो मॉलिक्यूल पास हो रहा है, तो उसे हम कहेंगे कैरियर प्रोटीन। तो एक व्हीकल के जरिए, कैरियर प्रोटीन के जरिए, इट रिक्वायर्स कैरियर प्रोटीन टू हेल्प मूवमेंट ऑफ पोलर मॉलिक्यूल्स टू पास थ्रू नॉन पोलर पार्ट ऑफ द लिपिड बायलेयर। जैसा हमने देखा था टेल, टेल इज द नॉन पोलर पार्ट, तो वहाँ से अगर एक आधा पोलर मॉलिक्यूल है, मॉलिक्यूल कैसा है, पोलर, उसको जाना है नॉन पोलर मॉलिक्यूल से, दैट इज वाया द टेल, तो वहाँ पर उसे जाने में दिक्कत हो सकती है, वहाँ पर वो जा नहीं पाएगा, वहाँ से वो पास नहीं हो पाएगा, इसलिए वो एक व्हीकल का जरिया लेता है, मदद लेता है, दैट इज कॉल्ड कैरियर प्रोटीन। और उस कैरियर प्रोटीन से जुड़कर वो पोलर मॉलिक्यूल कैन इजीली पास थ्रू नॉन पोलर पार्ट ऑफ द लिपिड बायलेयर एंड दिस इज कॉल्ड फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। सो सिंपल डिफ्यूजन हो या फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन हो, दोनों में मूवमेंट इज फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन। आई विल रिपीट, whether it is simple diffusion or passive or facilitated diffusion, the movement is from higher concentration to lower concentration, okay, without any use of ATP. लेकिन सिंपल डिफ्यूजन में नो नीड ऑफ कैरियर प्रोटीन, लेकिन फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में कैरियर प्रोटीन जरूरी है। तो ये डिफरेंस बिटवीन आपको आना चाहिए, बिटवीन सिंपल डिफ्यूजन एंड फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। फिर हम देखते हैं व्हाट इज ऑस्मोसिस, मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन, दैट इज बाय डिफ्यूजन इज कॉल्ड एज ऑस्मोसिस। फिर हम पढ़ते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट, इन दिस केस द मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स इज फ्रॉम लोअर टू हायर कॉन्सेंट्रेशन, तो ये अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट होता है, लोअर टू हायर, एंड इट रिक्वायर्स एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, इट रिक्वायर्स एटीपी। एग्जाम्पल इज सोडियम पोटेशियम पंप, जो हम पढ़ेंगे कंडक्शन ऑफ इम्पल्स न्यूरल सिस्टम पढ़ते हुए, ठीक है। तो और एक बार मैं आपको बताता हूँ, पैसिव ट्रांसपोर्ट में नो एटीपी रिक्वायर्ड, एक्टिव ट्रांसपोर्ट में एटीपी रिक्वायर्ड, पैसिव ट्रांसपोर्ट हायर टू लोअर, एक्टिव ट्रांसपोर्ट लोअर टू हायर, ठीक है। तो ये आपको कंसेप्ट्स काम आएंगे जब हम ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स पढ़ेंगे, तब जब हम कंडक्शन ऑफ इम्पल्स पढ़ेंगे तब। तो मैंने जैसा आपको कहा इट इज़ वेरी वेरी बेसिक टॉपिक, तो ये कंसेप्ट्स आगे भी हमें बहुत बार अप्लाई करने हैं, ठीक है। अभी मैं थोड़ा थोड़ा स्पीड बढ़ा रहा हूँ ताकि अभी अपने ये 4th लेक्चर चल रहा है सेल वाला, तो आपने रोज़ डेली आपने पढ़ना है, प्रॉपर एनसीईआरटी प्रॉपर नोट्स फॉलो करना है और प्रॉपर नोट डाउन करना है अपने लेक्चर में जो हम पॉइंट्स बताते हैं, ठीक है। डायग्राम्स प्रॉपरली ड्रॉ करना है और एक स्पीड हमें बनाए रखना है, ठीक है। तो दिस वाज अबाउट द सम ऑफ द फंक्शंस ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड द टाइप्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। अभी हम देखते हैं कुछ ऐसे पार्ट जो हमारे एनसीईआरटी में मेंशन नहीं है लेकिन नीट में और केवीपीवाई एग्जाम में ये पूछ सकते हैं, ठीक है। सैंडविच मॉडल्स ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सो सैंडविच मॉडल ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन में आप दो साइंटिस्ट के नाम याद रखना जो आपको अभी स्क्रीन पर दिख रहे हैं, एक डैनिली डेवसन और एक रॉबर्टसन, ठीक है। पहले हम पढ़ते हैं द मॉडल गिवन बाय डैनिली डेवसन। तो यहाँ पर आप ऐसा कंसिडर करना, एक 4 लेयर स्ट्रक्चर है, ठीक है। बाहर प्रोटीन, अंदर प्रोटीन और बीच में लिपिड बायलेयर। तो लिपिड की 2 लेयर, अंदर और बाहर से भी प्रोटीन और अंदर से भी प्रोटीन, मतलब इनर मोस्ट प्रोटीन, आउटर मोस्ट प्रोटीन और बीच में लिपिड बायलेयर। आप ऐसा कंसिडर करो एक सैंडविच है, दोनों ब्रेड है प्रोटीन और अंदर का मसाला है लिपिड। तो मसाला क्या है, लिपिड बायलेयर, और बाहर की दोनों ब्रेड इज द प्रोटीन लेयर। सो दैट इज द सैंडविच मॉडल। अब वो प्रोटीन कौन सा है, अल्फा ग्लोबुलर प्रोटीन,
बाहर भी वाइट ब्रेड है ऐसा आप कंसिडर करो। एग्जाम्पल के तौर पर हम अल्फा ग्लोबुलर प्रोटीन को कहेंगे वाइट ब्रेड, तो बाहर भी वाइट ब्रेड है, अंदर भी वाइट ब्रेड है, और बीच में जो मसाला है वो लिपिड बायलेयर का। तो अगर हमने लिपिड बायलेयर को एक यूनिट माना तो ये कितनी लेयर्स हो जाती है? 3। जैसे बाहर की एक प्रोटीन लेयर, बीच की लिपिड बायलेयर की एक लेयर, और अंदर की एक प्रोटीन लेयर। सो दैट इज द सैंडविच मॉडल गिवन बाय डैनियल ड्यूसन। आप देख सकते हो लिपिड बायलेयर में हाइड्रोफिलिक हेड है, हाइड्रोफोबिक टेल है, बाहर ग्लोबुलर प्रोटीन है, अंदर भी ग्लोबुलर प्रोटीन है। तो ब्रेड कौन सी? प्रोटीन की ब्रेड, और मसाला लिपिड का। दैट इज द सैंडविच मॉडल गिवन बाय डैनियल ड्यूसन। ठीक है, फिर लेकिन उन्होंने क्या कहा, क्या लिपिड की उन्होंने यहाँ पर जैसे मैंने एक लेयर बताई है, दोनों को एक कंसिडर किया। अगर वो 2 कंसिडर करते हैं, जैसा मैं यहाँ पर रब करके बताता हूँ, तो फिर टोटल 4 लेयर हो जाएंगी। ये लिपिड की एक लेयर, ये एक लिपिड की लेयर, और ये प्रोटीन की लेयर। तो आप वैसा भी कुछ बुक्स वैसा भी लिखती है क्या 4 लेयर्स। ठीक है, फॉस्फोलिपिड या लिपिड की डबल लेयर, आउटर प्रोटीन लेयर और इनर प्रोटीन लेयर। लेकिन आपको कंसेप्ट पता होना चाहिए, सैंडविच में बाहर का और अंदर का पार्ट है प्रोटीन और बीच का पार्ट है लिपिड बायलेयर। तो ये कुछ पॉइंट्स मैंने आपको बताए रिगार्डिंग डैनियल ड्यूसन मॉडल या सैंडविच मॉडल ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ऐसा उनका स्ट्रक्चर उन्होंने स्टडी किया था विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप से। लैमेलार, ठीक है, LAMELLAR, इसे लैमेलार मॉडल भी कहते हैं। अब हम देखते हैं द मॉडल गिवन बाय रॉबर्टसन। रॉबर्टसन ने लिपिड बायलेयर को एक कंसिडर किया। ठीक है, फिर बाहर प्रोटीन और इनर मोस्ट भी प्रोटीन। बाहर के प्रोटीन को उन्होंने कहा म्यूको प्रोटीन और अंदर के प्रोटीन नॉन म्यूकॉइड प्रोटीन, डिपेंडिंग अपॉन द स्ट्रक्चर। मतलब आप ऐसा कंसिडर करो एक सैंडविच है जिसमें 2 अलग ब्रेड है, बाहर ब्रेड है ब्राउन ब्रेड और अंदर ब्रेड है व्हाइट ब्रेड, और मसाला तो वही है लिपिड का। तो मसाला लिपिड का, लिपिड बायलेयर, बाहर की ब्रेड अलग, अंदर की ब्रेड अलग, बाहर ब्राउन ब्रेड और अंदर व्हाइट ब्रेड। ठीक है, तो दैट इज ट्राइलैमिनार मॉडल। 3 लेयर्स होगी ना, बाहर की म्यूको प्रोटीन, फिर बीच में लिपिड बायलेयर और अंदर नॉन म्यूकॉइड प्रोटीन। सो दैट इज द ट्राइलैमिनार मेम्ब्रेन मॉडल गिवन बाय रॉबर्टसन। रॉबर्टसन यूनिट मेम्ब्रेन भी इस मॉडल को कहते थे। ठीक है, तो ये बेसिकली दोनों मॉडल सेम है, सिर्फ प्रोटीन के बारे में अलग अलग डिस्क्रिप्शन 2 साइंटिस्ट ने लिए। डैनियल ड्यूसन ने ग्लोबुलर प्रोटीन की बात किया और रॉबर्टसन ने म्यूको प्रोटीन और नॉन म्यूकॉइड प्रोटीन का बात किया। ठीक है, अभी हम देखते हैं ट्राइलैमिनार का मतलब क्या। उनका कहना था जो थिकनेस ऑफ द ओवरऑल थिकनेस ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज 75 एंगस्ट्रॉम, 1 एंगस्ट्रॉम इज 10⁻⁻10 मीटर। सेंट्रल लिपिड बायलेयर का थिकनेस उन्होंने कहा 35 एंगस्ट्रॉम, और 2 पेरिफेरल प्रोटीन लेयर्स का उन्होंने कहा 20 एंगस्ट्रॉम ईच। तो 35 + 20 + 25 दैट इज टोटल थिकनेस इज 75 एंगस्ट्रॉम। तो ये ट्राइलैमिनार स्ट्रक्चर के बारे में आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो ये थोड़ा मैंने डिटेल में आपको बताया सैंडविच मॉडल्स के बारे में। नीट का अगर वेक पेपर आता है बेटा तो ये ज़रूर पूछेंगे, और आपको कम से कम फ्लूइड मोज़ेक मॉडल तो पूरा लर्न होना चाहिए। तो आपको टेक्निक समझ रही है ना, मतलब आपको NCERT भी पढ़ना है, नोट्स भी पढ़ना है, और जो मैं लेक्चर में लिखवाता हूँ वो भी याद रखना है। तो नोट्स में आप ये रिवाइज करने के लिए नोट्स के पेज नंबर 2 पर पॉइंट नंबर 15 पर आप ये पॉइंट्स पढ़ सकते हो। पेज नंबर 2 पॉइंट नंबर 15, ठीक है, रिगार्डिंग सेल मेम्ब्रेन। सो दिस वॉज टुडेज लेक्चर about cell membrane. Thank you.